सुप्रभात बच्चों। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड यानी व्याकरण के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है संवाद लेखन। तो संवाद लेखन बताओ, आप जानते हो संवाद यानी बातचीत दो मित्रों के बीच में, माता पिता के बीच में, या कोई मित्र है मित्र के बीच में हो सकती है, किसी खिलाड़ियों के बीच में हो सकती है, या पिता और पुत्र के बीच में, या माता और पुत्र या पुत्री के बीच में हो सकती है। तो आज हम इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे संवाद लेखन यानी लिखना, संवाद यानी बातचीत को लिखना। जब दो मित्रों के बीच की बातचीत को लेखन करना, तो किस प्रकार से दो मित्र आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने अंदर मन के विचारों को प्रकट करते हैं, और ये बातचीत किसी भी विषय पर हो सकती है, जिसे हम संवाद लेखन कहते हैं। संवाद यानी बातचीत, आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका। तो बच्चों, संवाद लेखन का आशय, सबसे पहले हम संवाद लेखन के विषय में या आशय की बात करेंगे। आशय यानी संवाद लेखन का आशय बातचीत करते हुए दिखाना। कोई भी जब आपस में दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, दो खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसे हम संवाद कहते हैं, बातचीत होती है। तो जब कोई दो मित्र इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तब उनको संवाद के रूप में लिखना, उनकी बातचीत को बनाकर लिखना। तो सब कहेंगे बातचीत करते हुए दिखाना। संवाद लेखन एक कला है। संवाद लेखन की एक कला होती है। मतलब किस प्रकार से हम उनके बातचीत के जो अंश है, या उन्होंने किस तरह से शुरुआत की है, शुरू किया है, किस विषय पर वो बात कर रहे हैं, उसको दर्शाना भी एक कला है। बातचीत या संवाद को एक ही मानना चाहिए। यानी बातचीत या संवाद है वो एक ही चीज है। कहीं भी बातचीत का भी आ सकता है, बातचीत को लिखिए, और यहाँ पर वार्तालाप भी आ सकता है। कभी कभी वार्तालाप भी इसको दर्शाया जाता है, बातचीत कहते हैं, इस वार्तालाप भी हो सकता है। एक संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द है वो हिंदी के अंदर भी उतर सकते हैं, जैसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वार्तालाप भी हो सकता है, या बातचीत, संवाद, वार्तालाप तीनों एक चीज होती है। वो तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि बातचीत और संवाद को एक ही मानना चाहिए। बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक होती है। बच्चों, कभी बराबर रूप से हम बातचीत नहीं कर सकते। अपने मन को जब स्वतंत्र विचारों को प्रकट करते हैं, या दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो कोई सोच समझ कर बातें नहीं करते, वो अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के मन के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल स्वाभाविक, यानी किसी भी प्रकार का उसमें बनावटी न होना, यानी किसी भी बात से को बनावटी करके नहीं बोलना, ये स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होती है। उसमें अपनी बात को अपने स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। उसमें अपनी बात को अपने स्वभाव और मूड कहते हैं ना, इच्छा, यानी एक इच्छा होती है। अगर हमारी इच्छा अच्छी होती है, जैसे हमें खेलने का मूड है, मतलब हमारी खेलने की इच्छा है, और अगर हमारी खेलने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो हम कहते हैं हमारा मूड खराब है, यानी इच्छा हमारी नहीं होती उसमें। इसलिए इसमें कहा गया है कि अपना स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। यानी सामने वाले की मूड और इच्छा को हम देखते हैं कि उसकी इच्छा किस प्रकार की है, उसकी इच्छा बनाई की है, या वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इच्छुक है, या वो बातचीत करने की इच्छा रख रहा है, तब वो उसे उसके मूड के अनुसार हम कह सकते हैं। उसमें न बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। जो लिखने की बात हो रही है यहाँ पर, कि जब हम संवाद लेखन की कला लिखते हैं, उसमें न तो कोई बनावट होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के हम बनावट को नहीं लिखते, और न ही किसी को प्रभावित करने की इच्छा होती है। तो ये एक संवाद लेखन का एक तरीका है जिससे हम लिखते हैं, या संवाद लेखन का एक आशय रूप में हम जानते हैं कि इस प्रकार से मुख्य बातें एक संवाद लेखन की
विशेषता होती है जो इसमें होनी ही चाहिए। तो बातचीत करते हुए हमें किसी को दिखाना है तो उसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, यानी इतनी उसमें संवाद लेखन की विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे संवाद लेखन बातचीत के गुण, यानी एक अच्छे संवाद के गुण क्या होने चाहिए, यानी उस बातचीत के क्या गुण होने चाहिए, जैसे हम देखते हैं उसमें बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। मतलब बातचीत होती है वो बिल्कुल दिल खोलकर होनी चाहिए। अगर हम संवाद लेखन लिख रहे हैं, उसका लेखन कर रहे हैं, तो बिल्कुल दिल खोलकर बात की जाती है, वैसे उसके शब्द होने चाहिए, ऐसे शब्द हैं जो दिल खोलकर बातचीत के अंश नजर आने चाहिए। इसमें दुराव और छुपाव नहीं होता। दुराव मतलब किसी प्रकार की दूरी, मनमुटाव या भेद अंदर तो नहीं दर्शाया जाता, और नहीं ही कोई बात छुपाई जाती है, यानी उस सामने वाले की बात को भी जो उसने छुपाई है वो आप उसको भी नहीं दर्शाया जाता, उसको भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि तो हमें स्पष्ट ही है इसके सामने वाले का दिल में क्या है हम नहीं जानते। तो हमें विषय में किसी भी प्रकार की बनावटी नहीं बनाना चाहिए, उसको उसमें किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं रखना चाहिए, या होता भी नहीं है। सेकंड के अंदर बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए, यानी अगर किसी मित्रों के बीच की बातचीत दिखा रहे हैं तो भी उनके बीच में इस प्रकार का मधुर समूह दिखाई देना चाहिए। मित्रों के बीच में जो उनकी बातचीत करने का तरीका है या उनका जो रिश्ता है मित्रता का, उसमें बिल्कुल मधुरता होनी ही चाहिए, उसमें वो रिश्तों की महक नजर आनी चाहिए, मित्रता की जो महक है वो नजर आनी ही चाहिए, रहनी चाहिए। जैसे दोस्त के साथ दोस्ती, बड़ों के साथ पूज्य भाव, और जो बड़े होते हैं, बड़े तो किसी भी रूप में हो सकते हैं, माता पिता या कोई भी हमारे रिश्तेदार या हमारे कोई भी ग्रस्त संबंधी होते हैं, या हमारे गुरुजन हैं, या कोई भी बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारे दुनिया बुजुर्ग हो सकते हैं, तो हम उनको इस तरह से उनके भाव को रख सकते हैं। छोटों के साथ स्नेह व्यक्त करते हैं, और जो हमारे से छोटे हैं, आपके छोटे सहपाठी हैं, आपके साथ स्कूल में आते हैं, आपके भाई है, आपके बहन भाई है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी है वो सब स्नेह के रूप में उनको दर्शाना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये सब विशेषताएं जो है यानी एक अच्छे संवाद की गुण के अंदर होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट में अपने देखेंगे तो बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी संबोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी किसी को भी हम अगर बातचीत करते हैं तो उसमें संबोधन होना ही चाहिए। उसी प्रकार जिस तरह से हम जैसे बड़ों के साथ पूज्य भाव के रूप में रखा था, छोटों के साथ स्नेह भाव व्यक्त करते हैं, दोस्त के साथ दोस्ती का व्यवहार करते हैं, यानी रिश्तों की जो महक होती है उसके अनुसार उनमें संबोधन भी होना चाहिए। वो जो बातचीत कह सकते हैं या वार्तालाप कह सकते हैं या संवाद कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें विशेषता आ जाती है, इसलिए उसे कहते हैं संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कई बार संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं, मतलब एक उसमें सुंदर वचन ही उसको एक बहुत अच्छा संवाद लेखन के रूप में बना देता है, यानी कि संबोधन ही संवाद की दिशा को बदल देते हैं, यानी कि जितनी उसमें विविधता होगी उसमें घनिष्ठता नजर आएगी, बातचीत की तरीका नजर आएगा, उतना ही वो संवाद लेखन बहुत सुंदर नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बातचीत अवसर के अनुसार या अनुकूल होनी चाहिए। बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जैसा अवसर है, अगर खेल का मैदान है तो हमें उसमें खेल के मैदान में खिलाड़ियों के द्वारा खेल से संबंधित बातचीत होनी चाहिए। अगर हम किसी मेले के अंदर है तो मेले के दृश्य के वर्णन से संबंधित होना चाहिए, यानी जैसा माहौल है। अगर हम कक्षा कक्ष के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन से संबंधित बातचीत आनी चाहिए। अगर गुरु और शिष्य के बीच में बातचीत है तो वो भी उससे संबंधित, यानी कक्षा से या ज्ञान से संबंधित या अध्ययन से संबंधित बातचीत होनी चाहिए, यानी जिसका माहौल वैसी ही बातचीत होनी चाहिए। जैसे सुख में खुशी और गम में गमी, ये भी ध्यान देना चाहिए बच्चों। अगर सुख और खुशी का माहौल है, चारों तरफ सभी मानो सुखी है, कोई दुखी नहीं है, सुख का माहौल है, तो उसमें बिल्कुल खुशी नजर आनी चाहिए, खुश नजर आना चाहिए सभी। और गम में गमी, अगर मानो कहीं मातम का माहौल है,
कहीं पर ऐसी दुर्घटना घट रही है, वहां पर भी हमें गमहीन होगा, मतलब उस गम में हम शामिल होने जा रहे हैं, उस गम को बंटाने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी उस प्रकार के भाव नजर आने चाहिए, यानी गम के भाव हमें नजर आने चाहिए। तो बच्चों ये सब एक अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं हैं। और लेखन का भाषा मानेंगे तो भाषा को दिखाना होता है, तो उस बातचीत को हम किस तरीके से दर्शाएंगे, ये सब उसके एक अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो संवाद लेखन को महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक संवाद लेखन की अच्छी जो विशेषता होती है वो उसके इन पॉइंट्स पर निर्भर करती है। तो हम आगे एक संवाद लेखन, और संवाद लेखन के अंदर कम से कम आपको 9 या 10 यानी 9 से 10 लाइनों के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर उनकी रचना होनी चाहिए। अगर दो मित्र के भी बातचीत करें तो उनके अंदर टोटल सेंटेंस है वो कम से कम 10 लाइनों के अंदर होने ही चाहिए, यानी 10 सेंटेंस उसमें बनने चाहिए जो उनके बात को स्पष्ट करते हो। अगर दो खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल से संबंधित बात कर रहे हैं तो वो भी उसी प्रकार से होना चाहिए, कम से कम 10 लाइन्स, और अधिकतम अगर आप अपनी बातचीत पूरी नहीं हुई या हम जिस बातचीत को दिखा रहे हैं दो मित्रों के बीच बातचीत करते हुए संवाद को हम दिखा रहे हैं, तो 10 से यानी कि 10 लाइन से लेकर 15 लाइनों के बीच में हमें पूर्ण करना चाहिए। ये भी एक शब्द सीमा ही होती है। जैसे हम शब्द सीमा आपको इस प्रकार से 50 से 60 शब्द, इस तरह से शब्द सीमा आपको निर्धारित कर दी जाती है। 50 से 60 शब्द अगर इस तरह निर्धारित कर दी जाती है शब्द सीमा, तो हमें समझिए कम से कम 5-7 लाइनों के अंदर उसको पूरा करना होता है। और अगर आपको ये यहाँ पर कह दिया जाए 100 से 150 शब्द, अगर इस तरह से कह दिया जाए तो समझ लीजिए आपको कम से कम 10-15 लाइनों से ऊपर करना होता है। और अगर 60-70-80 शब्दों की बात कर दी जाए तो समझिए 10 से 15 लाइन आपकी हो सकती है, यानी हम एक लाइन के अंदर कम से कम 10 शब्द मान कर चलते हैं। तब सब जो उनके अर्थ होते हैं, अर्थ सही होते हैं, वही सार्थक शब्द जो अगर 10 शब्द से बनते हैं तो हम इस प्रकार से उनकी 10 या 15 लाइनों के अंदर इसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक संवाद लेखन के रूप में लेते हैं, इस प्रकार से उनको दिखाएंगे। तो बच्चों हमें संवाद लेखन के बारे में जाना, उसके क्रम विशेषताओं के बारे में जाना, उसका असर के बारे में जाना। अब हम एक अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती है या हम किस तरह से संवाद लेखन लिखेंगे उसके बारे में हम संवाद लेखन के अंदर पिता और पुत्र के बीच संवाद को रूप में लिख रहे हैं। इसे हम देखकर जानेंगे किस प्रकार की विशेषताएं होती है। यानी एक पिता और पुत्र के बीच संवाद है, उसमें किस प्रकार की विशेषताएं होगी, किस तरह को संबोधन कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, पिता अपने पुत्र से कहते हैं रोहित, तो वो उस नाम से पुकारेंगे। तो बच्चों जहां पर भी पिता अगर अपने पुत्र को, पुत्री को या किसी को भी, या पुत्र है पिता को या मित्र है दूसरे मित्र को, माता है अपनी पुत्री को अगर संबोधन करिए, मतलब पुकार रही है नाम लेकर या बेटा या किसी भी प्रकार से जैसा उनका नाता है उसके अनुसार अगर पुकार रही है तो उसमें आप बिस्मिल्लाह से जरूर लगाओगे, ये आपको लगाना जरूरी होता है, तो ही उसके अंदर अपनी दृष्टि शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पर पिता है वो कहते हैं रोहित स्कूल का काम हो गया क्या, या यहाँ पर पिता अपने पुत्र रोहित से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुमने ऐसा कर लिया है। यानी जहाँ पर भी क्या शब्द अगर आ रहा है तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर हम कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर सेंटेंस होता है हम उसकी पहचान करते हैं कि वो किस प्रकार का वाक्य है, उसके अनुसार हम इन विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो पिता कहते हैं रोहित स्कूल का काम हो गया क्या, तो पुत्र कहता है पिताजी। अब यहाँ पर विस्मय चिन्ह नहीं लिखाएंगे क्योंकि वो पिताजी को पुकार
उत्तर दे रहा है पिताजी अभी कर रहा हूँ। तो यानी इस प्रकार से कहने पर जब पिता ने देखा कि रात के 10 बज गए हैं, जो पुत्र है वो अभी तक कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर पिता कहते हैं रात के 10 बज गए हैं अभी तक काम नहीं किया। फिर उसी पूछा क्या कितना कार्य हो गया, तुम रात के 10 बजे तक कर रहे हो, इतना तो तुम्हारा कार्य होता ही नहीं कि रात के 10 बज जाए। तो उस तरह कहते हैं रात के 10 बज गए हैं अभी तक काम नहीं किया। तो पुत्र कहता है बस पिताजी एक ही विषय का काम बचा है। जब अपने पिता का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं अभी तो एक विषय का पड़ा है, उसको ही बचा है तो मैं कर रहा हूँ। तो पिता फिर देखते हैं रात के 10 बजे पे अभी एक विषय को पढ़ा भी है, तो आते हुए देखते हैं तो टीवी चल रहा होता है, तो बेटा कार्य में लगा है। तो टीवी टेलीविजन बंद करते हुए कहते हैं बेटे ये टेलीविजन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर पुत्र है वो डांटते हुए यानी पिताजी पुत्र को डांटते हुए कहते हैं, पिता पुत्र को डांटते हुए कहते हैं और टीवी को बंद करते हुए कहते हैं कि बेटे ये टेलीविजन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो पुत्र गर्दन झुका लेता है और डरते हुए पिताजी की तरफ से आवाज निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी जहाँ पर भी हमारी जैसे हूँ, हाँ, हे, अरे इस प्रकार के जो हमारे जो दृढ़ शब्द में जाते हैं उनको अवग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी आवाज को थोड़ा खींच लिया जाता है। तो वहाँ इस प्रकार से अवग्रह का प्रयोग करोगे पिताजी। तो इस तरह से वो उनका एक तरह संबोधन जैसे कर रहा है, संबोधन कि पिताजी, यानी इस तरह से वो कहते हुए ऐसा कह रहा है। तो पिता फिर कहते हैं नहीं बेटे, यहाँ पर उसको समझाते हुए कहते हैं नहीं बेटे ये अच्छी बात नहीं है, पहले स्कूल का काम किया करो फिर अन्य कोई काम। यहाँ उसको सलाह देते हुए कहते हैं कि बेटे पहले स्कूल का काम किया करो फिर अन्य कोई काम, से खेलना है, टीवी देखना है या कोई भी अलग अन्य कार्य घर का कार्य करना है तो वो आप अलग से कर सकते हो। तो पुत्र कहता है सॉरी पिताजी। तो यहाँ पर उस तरह से वो एक तरह से संबोधन करता हुआ कह रहा है पिता को सॉरी पिताजी, पिता को संबोधन के रूप में कह रहा है सॉरी पिताजी, आगे से पहले काम किया करूंगा फिर कोई अन्य काम। फिर वहाँ बेटा अपनी गलती मान लेता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं काम किया करूंगा स्कूल का, विद्यालय वर्क किया करूंगा और फिर मैं कोई अन्य काम चाहे खेल है या वो बाद में करूंगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम इतने से वाक्य हमने रख पाया 50-60 शब्द रखा है, अगर इससे ऊपर भी 80 या 100 के शब्द के बीच में रखना है तो हमें कम से कम 3-4 होने की पड़ेगी। तो उसके आगे हम और भी बढ़ा सकते हैं। पिता को क्या सलाह देते हैं, पिता की मन जब वो बात कहते हैं तो उनका पुत्र होता है वो किस रूप से उनको अपनी बात कहता है, इस तरह करते हुए हम आगे इसको और लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या हो नहीं समझ में आए तो आगे वाले के हम जो अध्ययन करेंगे या आप खुद अपने मैसेज के द्वारा या जो समझ आपको नहीं आया है या आप मैसेज के द्वारा कह सकते हैं या संदेश के द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद।